वालेकुम। फिज़िक्स क्लास 9 और आज उसके चैप्टर नंबर 3 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 का ये फर्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। When a motorcyclist hit a stationary car, he may fly off the motorcycle and driver in the car may get neck injury. Explain। अच्छा, तो इसमें देखें जैसे ही कोई स्टेशनरी कार के साथ अगर कोई मोटरसाइकिल उसको स्ट्राइक करता है, हिट करता है, तो बाइक वाला जो होता है वो बड़ा दूर जाके गिरता है। इसी तरह जो गाड़ी में बंदा होता है उसको भी इंजरी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इस वजह से होता है, देखें जो बाइक वाला है उसकी स्पीड कुछ ना कुछ है और किसी स्पीड से मूव कर, और वो जैसे ही इस गाड़ी से टकराएगा तो उसकी अपनी स्पीड में क्या आएगा, चेंज आएगा, और उसका कुछ ना कुछ मैस होगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, मोमेंटम प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम की वजह से क्या हो जाएगी, वहां पे एक फोर्स डेवलप होगी, और वो जो फोर्स होगी वो जब मोटरसाइकिलिस्ट को पे अप्लाई होगी तो वो दूर जाके गिरेगा। और इसी तरह वही फोर्स जब ड्राइवर पे अप्लाई होगी तो वो ड्राइवर को भी सीरियस नेक इंजरीज होंगी। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर था कि उस फोर्स की वजह से, और वो फोर्स किधर से आएगी, आपका मोमेंटम चेंज होने की वजह से। तो इसको रीड कर लेते हैं एक दफा। व्हेन अ मोटरसाइकिलिस्ट हिट अ स्टेशनरी कार द सडन चेंज इन मोमेंटम, तो फौरन क्या हो जाएगा, मोमेंटम चेंज हो जाएगा। अब मोमेंटम चेंज हो गया तो उसके रिजल्ट में क्या आ गई, फोर्स आ गई। ठीक है, अब फोर्स बीइंग एक्सर्टेड ऑन द मोटरसाइकिलिस्ट एंड मोटरसाइकिल, और इसकी वजह से वो क्या कर देगा, फ्लाई ऑफ कर देगा। और यही फोर्स जब ड्राइवर को एक्सपीरियंस होगी तो ड्राइवर की क्या हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको रीड कर लेते हैं। अच्छा, इन ऑटम व्हेन यू शेक अ ब्रांच द लीव गेट डिटैच्ड, व्हाई डज दिस हैपन। तो ऑटम में क्या होता है कि आप जब किसी की झाड़ी को हिलाते हैं तो उससे पत्ते क्या होने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखें, सबसे पहले एक चीज समझिए कि इनर्शिया क्या होता है। देखिए, इनर्शिया ये होता है, इनर्शिया हर उस बॉडी में होता है जिसका कुछ ना कुछ, जिसके पास मैस होता है। जिसके पास मैस है उसके पास क्या है, इनर्शिया है। अब देखें, अब जो लीव्स हैं इनके पास भी इनर्शिया होगा। ठीक है, अब जब आप, इनर्शिया क्या होता है कि इनर्शिया की बेसिकली ख्वाहिश ये होती है कि वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहे। ठीक है, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहे। ये इनर्शिया, ये चीज इनर्शिया होती है। ठीक है, कि वो अपनी जो पोजीशन है उसको वो कंटिन्यू रखना चाहता है। रेस्ट पे है तो रेस्ट को कंटिन्यू रखना चाहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन को रखना चाहेगा। ठीक है, अच्छा, जब हम शेक करते हैं, हिलाते हैं ब्रांच ट्री की, तो क्या होता है, इससे हम एक फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो फोर्स आपको मिलती है, पत्तों को मिलती है, तो वो क्या करने लग जाते हैं, हिलने लग जाते हैं। ठीक हो गया, और इस तरह वो नीचे गिर जाते हैं। तो देखें, जब ट्री जब रेस्ट पे था, जब ब्रांच रेस्ट पे थी, तो पत्ते भी किस पे थे, रेस्ट पे थे। लेकिन जब ट्री हिलने लग गया, मतलब उसकी एक ब्रांच हिलने लगी, तो फिर लीव्स ने भी कहा हम भी मोशन में आते हैं। जब लीव्स मोशन में आएंगे तो वो गिर जाएंगे। तो ये सारा का सारा जो प्रोसीजर हुआ है ये ड्यू टू इनर्शिया की वजह से हुआ है। तो एक दफा इसको रीड कर लेते हैं। व्हेन वी शेक अ ब्रांच ऑफ ट्री some of its leaf may get detached due to inertia, वही बात है। उसके बाद when the tree is at rest, जब आप ब्रांच को हिला नहीं रहे तो ट्री किस पे है, रेस्ट पे है। the leaves are also at rest, तो लीव भी किस पे है, रेस्ट पे है, और वो गिर भी नहीं रहे। लेकिन जब आप शेक करते हैं, when the tree is shaken the tree is in motion, तो ट्री किस में आ जाता है, मोशन में। अब जो लीव्स होंगे वो भी किस में आ जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे। जब वो मोशन में आएंगे तो वो नीचे फॉल कर जाएंगे। ठीक हो। क्वेश्चन नंबर 3, इसको रीड कर लेते हैं। So when a car takes a turn, the passenger experience a force acting on them away from the center of curve Y. अब देखें, ऐसा क्यों होता है कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो गाड़ी जैसे ही टर्न लेती है तो आप जो है सेंटर से बाहर की तरफ क्यों आप मूव करते हैं। ठीक है, उनको एक फोर्स
लगती है कि जो उनको सेंटर से बाहर की तरफ लेके जा रही है जब आप टर्न लेते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ देख लें कि जैसे ही गाड़ी टर्न लेती है, लेकिन उस टाइम आपका जो मोशन होता है वो तो सीधा होता है, आप तो बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो टर्न लेगा तो आपका इनर्शिया जो है उसको क्या होगी, फोर्स एक्सपीरियंस होगी, ठीक है। आपका पहले इनर्शिया क्या था कि आप सीधे जा रहे हैं, आपका इनर्शिया क्या था, बस आपने अब सीधे ही जाना, ये आपके इनर्शिया की विश थी। लेकिन जैसे ही टर्न लिया तो फिर क्या हुआ, आप पे एक फोर्स लगी, सेंट्रीपिटल फोर्स लगी। तो उस फोर्स को जब एक्सपीरियंस किया, उस वजह से आपको वो फोर्स एक्सपीरियंस होती है और आप भी फिर उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो इसका आंसर एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। When a car takes a turn, it follows a curved path। ठीक है, जब गाड़ी टर्न लेती है तो किसी भी कर्व पाथ में तो जो पैसेंजर होते हैं कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। अब क्यों स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उनका इनर्शिया जो होता है वो तो सीधा ही होता है कि गाड़ी सीधी जा रही है तो इनर्शिया की भी डायरेक्शन क्या होगी, सीधी ही होगी। तो गाड़ी के टर्न लेने की वजह से जो सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट होती है वो पैसेंजर जो है उसको एक्सपीरियंस करता है। तो ये उसी फोर्स के बारे में पूछ रहे हैं कि वो क्यों एक्सपीरियंस करता है। वो इस वजह से करता है क्योंकि इनर्शिया की वजह से, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज नॉट सेफ टू अप्लाई ब्रेक ऑन द फ्रंट व्हील ऑफ बाईसाइकिल। तो हम जो है ये सेफ क्यों नहीं है कि अगर हम ब्रेक अप्लाई करें फ्रंट, ठीक है, फ्रंट ब्रेक अप्लाई करें बाईसाइकिल में। तो देखें इसका आंसर देख लें आप। द मोमेंटम ऑफ बाइक एंड राइडर वांट टू कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड। अब देखें जो मोमेंटम है, जो इनर्शिया है बाइक और राइडर का, साइकिलिस्ट का और राइडर का, कि वो ये चाहते हैं कि हम जो है कंटिन्यू मूव करते रहें, ठीक है। इन दोनों का मोमेंटम भी यही है और इनर्शिया भी यही है कि इन्होंने कंटिन्यू मूव करना है फॉरवर्ड। लेकिन आप जब एकदम से ब्रेक अप्लाई कर देंगे फ्रंट वाली, तो इससे क्या हो जाएगा, जो आपका फ्रंट वाला पार्ट है साइकिल का वो किस में आ जाएगा, रेस्ट में आने की कोशिश करेगा। और जो बैक वाला पार्ट है वो किस में आ जाएगा, वो तो मोशन में ही है, वो तो मोशन में ही रहने की कोशिश करेगा। तो इस तरह आपका ये जो रिलेशनशिप है ये क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। फॉरवर्ड पार्ट जो है वो रेस्ट में है और बैक वाला आपका जो पार्ट है साइकिल का वो मोशन में। तो इस डिस्टर्बशन की वजह से तो आपका सारा जो वेट होगा वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इससे आपकी जो साइकिल का जो पिछला वाला हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो इस वजह से क्या हो सकता है, आप गिर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसका आंसर था। ये सारा का सारा मोमेंटम चेंज होने की वजह से भी होता है, क्योंकि मोमेंटम चेंज हुआ वहां पे एक फोर्स प्रोड्यूस हुई और उस फोर्स की वजह से आपका सारा वेट शिफ्ट हो गया फॉरवर्ड की तरफ। और जो बैक वाला पार्ट था आपका साइकिल का वो किस तरफ चला गया, ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, गिरने का खतरा होगा। तो ये इसलिए सेफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, कंसेप्चुअल। अच्छा, डिड्यूस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फॉर्म न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इन टर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है इसको, इसका नेट रिजल्ट बताना है कि मतलब कि इस आप इन दोनों से क्या चीज वो गेट करते हैं। तो देखें आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का पता होना चाहिए कि वो क्या था, कि जो नेट फोर्स होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। मतलब कि जो भी नेट फोर्स है, जितनी फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं तो उन सब का आप सम करेंगे तो वो एट द एंड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेट फोर्स जीरो है। अब न्यूटन सेकंड लॉ होता है F इज इक्वल टू ma। अब जब आप फोर्स की जगह इधर जीरो पुट करेंगे, ठीक है, वो इधर जो जीरो हम फोर्स की जगह पुट करें वो किधर से हमने लिया है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। तो वहां पे
जो है हमें एक चीज मिलेगी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। अब मैस तो जीरो हो नहीं सकता, ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि मैस किसी बॉडी का जीरो नहीं हो सकता। तो इधर क्या आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से हमने ये चीज देखनी है कि ये एक्सेलरेशन कब जीरो हो सकती है। तो देखें, एक्सेलरेशन तब जीरो हो सकती है जब तो बॉडी किस पे हो, रेस्ट पे हो। ठीक है, जब बॉडी किस पे हो, रेस्ट पे हो। तो एक तो चीज हमें ये समझ लगी कि बॉडी किस पे होनी चाहिए, रेस्ट पे होनी चाहिए। अगर हम इन दोनों को हम अब इनका रिजल्ट बता रहे हैं तो तब एक्सेलरेशन आपकी जीरो होगी। और दूसरी चीज, अगर हमारी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो जरी बात है उसमें रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब रेट ऑफ चेंज जीरो हो जाएगा तो उस केस में भी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। तो यही दो नतीजे जो है हम न्यूटन फर्स्ट लॉ से को और सेकंड लॉ को कंबाइन करके निकाल सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। नंबर 6, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, these forces are always act in pair, do they balance each other, can bodies move under action reaction pair। अच्छा देखें, इसके दो क्वेश्चंस है। पहला ये है कि ये जो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस होती हैं ये क्या एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, और उसके बाद है कैन बॉडीज मूव अंडर एक्शन रिएक्शन पेयर। तो सबसे पहली चीज देख लें कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये हमेशा ऑपोजिट ही होती हैं। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन आर ऑलवेज ऑपोजिट बट इक्वल। ठीक है, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों फोर्सेस का वो सेम होगा। तो और दूसरी चीज, ये हमेशा किस में आएंगी, पेयर में आएंगी। तो एक्शन होगा जिधर तो वहां पे रिएक्शन वाली फोर्स लाजमी आएगी। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि कैन बॉडी मूव्स अंडर दिस पेयर, मतलब कि एक्शन और रिएक्शन के पेयर में बॉडी मूव कर सकती है। तो देखें बॉडी मूव करती है। अब बॉडी मूव किस तरह करती है, आप कोई एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। जैसे इधर एग्जांपल दी गई है कि व्हेन यू वॉक यू पुश बैकवर्ड ऑन द ग्राउंड विद फीट। जब आप चल रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। ठीक है, फोर्स लगाते हैं और जो ग्राउंड है उस पे, ठीक है, किस तरह से, कि अपने फीट के जरिए से, ठीक है, पाँव के जरिए से क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। अब जब आप फोर्स लगाते हैं तो उसके रिएक्शन में ग्राउंड भी आप पे फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से आप आगे की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ से एक चीज समझ लगी कि इस पेयर की वजह से बॉडी मूव कर सकती है। ठीक है, और देखें अगर नहीं भी कर सकती, ये भी है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे अगर आप किसी भी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं और वही फोर्स दूसरी तरफ से भी उस पे खींची जा रही हो, तो जरी बात है वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से कहीं पे भी मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो फिर वो चीज मूव नहीं करेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट दो हैं तो एक मूव करेगी और एक हो सकता है मूव ना करे। जैसे इस केस में, जैसे अब ग्राउंड है, अब देखें ग्राउंड तो मूव नहीं कर रहा लेकिन जो बंदा है वो मूव कर रहा है। तो इस तरह के भी केसेस होते हैं। तो बॉडी मूव कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, लेकिन अभी उसने कहा कि बॉडी मूव कर सकती है, क्वेश्चन ये है तो हम ये कैसे कहेंगे, यस बॉडी मूव कर सकती है। अच्छा, उसके बाद देखिए ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें। उसकी वजह क्या है, देखें एक्शन एंड रिएक्शन की वजह से, जैसे आप एक फुटबॉल को किक मारते हैं, ठीक है, जब आप एक फुटबॉल को किक लगाएंगे तो क्या होगा, वो जो फोर्स होगी वो जो फुटबॉल पे लगेगी वो हो गया एक्शन, उसके रिएक्शन में भी एक फोर्स आएगी और वो फोर्स आपके पाँव पे लगेगी। अब देखें आपका पाँव तो इतना दूर नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन जो फुटबॉल है वो क्या हो जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा। तो यहाँ से ये चीज समझ लग रही है, ये कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि किसी का मास कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, तो किसी ना किसी बॉडी में मूवमेंट आएगी। तो लाजमी नहीं है कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करें और कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव ही ना करें। तो ये डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये इसका आंसर आप
रीड कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्वेश्चन नंबर 7, अ मैन स्लिप on the oily floor. He want to move out of this area. He is alone. He throw his bag to move out of this slippery areas. How can this act help? तो देखें, एक बंदा है, वो ऑयली फ्लोर में गिर गया। अब वो चाहता है कि वो उस जगह से बाहर आए। ठीक है, तो उसने क्या किया, बैग उसने जो है ना एरिया से बाहर फेंका। तो अब ये जो उसका एक्ट था, ये उसके लिए हेल्पफुल मतलब कि है, किस हेल्पफुल है, किस तरह है, ये हमने एक सारा क्राइटेरिया समझाना है। अब देखें, जैसे उसने बैग को थ्रो किया, ठीक है, उस एरिया के बाहर, तो क्या हुआ, उसने एक एक्शन किया। ठीक है, उसने एक एक्शन किया, उसकी एक फोर्स लगी उसने फेंकने पे। तो हर रिएक्शन का आपको पता है एक रिएक्शन होता है। तो उसके रिएक्शन में भी जो फोर्स आई, तो उसने उसको क्या किया, ऑपोजिट साइड पे उसको धकेला। ठीक है, उस फोर्स ने, तो जिस तरफ उसने बैग फेंका उसके डायरेक्शन में एक फोर्स आई और उसने उसको उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में धकेला। तो इस तरह से क्या हो गया, उसके लिए उधर से मूव करना इजी हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपका वही एक्शन एंड रिएक्शन वाला केस है। तो इसको पढ़ लेते हैं। बाय थ्रोइंग बैग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन द मैन क्रिएट एंड एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्स। ठीक है, उसने वो एक्शन किया, उसके उसमें रिएक्शन हुआ, विच विल प्रोपेल हिम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब बैग के ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स उसको प्रोपेल करेगी, अलाउइंग हिम टू मूव आउट ऑफ द स्लिपरी एरिया मोर इजीली। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन फिजिक्स। और ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में यही प्रिंसिपल यूज होता है। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 8, तो इसको पढ़ लेते हैं। हाउ वुड यू यूज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू एक्सप्लेन मोशन ऑफ रॉकेट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हमने एक्सप्लेन करना है रॉकेट को एज अ एग्जाम्पल लेके। तो देखें, अब जैसे रॉकेट मूव करता है ऊपर की तरफ, तो रॉकेट खुद किधर मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, और उसका रिएक्शन में जो हॉट गैसेज है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है। अब दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है। ठीक है, तो ये आ गया आपका एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो हॉट गैसेज डाउनवर्ड और रॉकेट ऊपर की तरफ। अब आ रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि आपका जो टोटल सिस्टम का मोमेंटम है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो अब ये किस तरह कंजर्व रहता है, देखें, जो हॉट गैसेस नीचे की तरफ आ रही हैं उनका कोई ना कोई मैस होगा और वो किसी न किसी स्पीड के साथ आ रही होंगी। तो उनके पास मैस भी है, उनके पास स्पीड भी है। तो एम और वी का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, मोमेंटम। तो एक मोमेंटम हो जाएगा हॉट गैसेस का और एक मोमेंटम हो जाएगा रॉकेट का, क्योंकि रॉकेट किस तरह मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो उसके पास भी वेलोसिटी है और रॉकेट का अपना भी कोई ना कोई मैस है। तो एक मोमेंटम आ गया रॉकेट का। तो जब आपको एज अ यूनिट इसको ट्रीट करोगे, एज अ सिस्टम इसको लोगे, तो पूरे का पूरा मोमेंटम, जो टोटल मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मतलब कि टोटल मोमेंटम सेम होगा। ठीक हो गया। तो उसमें ये हो सकता है, देखें, अब अगर एक का मैस ज्यादा है तो दूसरे की वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो को इस तरह करके प्रोडक्ट की शक्ल में आपको वो कंजर्व आंसर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको रीड कर लेते हैं। वाई आर द बैट्समैन ग्लव्स पैडेड विद फोम। तो जो आपके ग्लव्स हैं उसके अंदर जो है फोम क्यों लगाई गई होती है, ठीक है, क्यों पैडेड हुई होती है फोम। देखिए, सबसे पहले हम पैडेड इस वजह से करते हैं, जब आपके हॉट बॉल जब आ रही होती है तो हम उसकी फोर्स को रिड्यूस करने के लिए, कि वो जिस फोर्स से वो आ रही है उसकी फोर्स को रिड्यूस करने के लिए हम इसमें टाइम का फंक्शन ऐड करते हैं। ठीक है, टाइम डिले का। उसमें ये होता है कि जैसे ही वो आपके फॉर्म के साथ टकराएगी तो वहाँ पे जो आपका
फोर्स है कुछ ना कुछ क्या होगी, उसको रेजिस्टेंस होगी, तो फोर्स का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अगर आपने फोम पैडेड के साथ ग्लव नहीं पहना तो डायरेक्ट आपके हाथ पे अगर वो बॉल लग जाएगी तो उसका डैमेज ज़्यादा होगा। तो लेकिन अगर हमने फोम लगा लिया तो उससे आपको टाइम मिल जाएगा कि उसका इम्पैक्ट आपके हाथ तक पहुंचने में क्या हो जाएगा, बीच में एक रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो वो पैडेड जो है बेसिकली फोर्स को एब्जॉर्व कर लेगी कुछ ना कुछ अमाउंट। तो फिर उसके बाद ये है कि इंजरी के लिए ये है कि आपको बचा लेता है। तो इसका मेन फंक्शन बेसिकली यही होता है इन टर्म ऑफ फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, सॉरी 10। तो वाइल वॉकिंग ऑन आइस वन शुड टेक स्मॉल स्टेप टू अवॉइड स्लिपिंग बाय। तो छोटे स्टेप हम क्यों लेते हैं जब हम आइस पे वॉक कर रहे हो? तो देखिए सबसे पहला इसमें ये होता है, छोटे स्टेप लेने की वजह से जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है वो छोटा हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना कम होगा उतनी क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी, उतना उस बंदे के अंदर स्टेबिलिटी होगी और वो गिरेगा नहीं। और दूसरी चीज, जितने हम स्मॉल स्टेप लेंगे इतनी ही हमारी जो फ्रिक्शन है उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कांटेक्ट एरिया है फुट और आइस का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब कांटेक्ट एरिया बढ़ जाएगा तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वो फ्रिक्शन हमें सपोर्ट करेगी कि हम आइस पे आराम से वॉक कर सकें, चल सकें। तो अगर हम बड़े स्टेप लेना शुरू कर देंगे तो कांटेक्ट एरिया हमारा कम हो जाएगा, फिर हम वहां से गिर जाएंगे, और उसकी वजह से जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हमने छोटे स्टेप लेने हैं ताकि कांटेक्ट एरिया हमारा बढ़ जाए और फ्रिक्शन हमें ज्यादा ऑफर हो। तो यही इसका आंसर है। तो ये आप पढ़ लीजिए बाकी जो लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 और इसको हम देख लेते हैं जी। व्हाट इज इट डेंजरस टू ड्राइव ऑन वेट रोड्स? तो वेट रोड्स पे ड्राइव करना क्यों डेंजरस है? देखें, अब जब वेट रोड है उस पे एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि वहां पे फ्रिक्शन आपकी क्या हो गई है, कम हो गई है, रिड्यूस हो गई है। ठीक है, तो जब फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी तो वहां पे आपको ड्राइव करना भी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। आप गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, एक्सीडेंट होंगे। तो ये सारा का सारा जो है ये आपका फ्रिक्शन कम होने की वजह से है। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया आपका, तो इसको देख लेते हैं। Why tires of vehicles are wrapped with chains during snow in muddy hill areas? तो देखें, जब स्नो फॉलिंग होती है तो हमें पता है कि वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या वेट रोड्स हो जाए वहाँ पे सॉरी फ्रिक्शन कम हो जाती है, वेट रोड हो जाए, स्नोफॉल हो जाए, तो उसमें अक्सर ये किया जाता है कि गाड़ियों के जो टायर्स हैं उनको चेन के साथ जो है बांध दिया जाता है, चेन रैप कर दी जाती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? देखें, इस तरह करने से सबसे पहले मकसद ये होता है कि हम उस चीज की फ्रिक्शन को इंक्रीज कर दें। फ्रिक्शन किस तरह इंक्रीज होती है? देखिए, जैसे हम उसके इर्द गिर्द चेन रैप कर देते हैं टायर के साथ, तो टायर का जो रोड के साथ कांटेक्ट है वो ज्यादा जो है बन जाता है। ठीक है, वो ज्यादा कांटेक्ट उसका इंप्रूव हो जाता है। तो जब उसका कांटेक्ट इंप्रूव हो जाएगा तो उस वजह से जो फ्रिक्शन है उसको ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन एक्सपीरियंस होगी। तो जब उसको फ्रिक्शन ज्यादा एक्सपीरियंस होगी गाड़ी को, तो उसके लिए ड्राइव करना इजी हो जाएगा बनिस्बत बगैर अगर आप चेन्स के ड्राइव करें। तो यही इसका मेन रीजन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, centripetal force acting on the car moving at a roundabout is 200 newton. If velocity of car is double, what will be the centripetal force acting on the car? तो देखें, सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला लिख दिया। अब सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी जो है इसका रिलेशन अगर आप देखें तो वेलोसिटी का स्क्वायर और सेंट्रीपिटल फोर्स ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब वेलोसिटी को अगर हम डबल कर देंगे तो ये वेलोसिटी को जब हम 2v कर देंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 4v हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, 4v के। ठीक है, अब
इसका मतलब ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी डबल करने से जो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। तो अगर आपकी वेलोसिटी फोर्स अगर 200 है, तो अगर हम वेलोसिटी डबल करेंगे तो वो फिर फोर्स 800 हो जाएगी। ठीक है, तो v का स्केयर के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये इस रिलेशन से इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन चैप्टर 3 के कंसेप्चुअल क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसको रीड करते हैं। कार स्टक इन मड ट्रैक, 2 men sit on the bonnet of your car, this helps you to take your car out of mud, how sitting of man on car bonnet did help you। तो वो बंदे जो हैं, आपकी गाड़ी फंस गई है, तो वो जो बंदे उसके बोनट पे बैठे हुए हैं वो किस तरह गाड़ी को हेल्प देंगे कि वो गाड़ी उस मड से बाहर आ जाए। तो सबसे पहले देखें कि जैसे 2 बंदे बोनट पे बैठेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उन 2 बंदों का जो वेट होगा वो बोनट पे भी लगेगा। ठीक है, बोनट पे पड़ेगा तो बोनट नीचे की तरफ झुकेगा। ठीक है, गाड़ी का फ्रंट, तो उससे क्या हो जाएगा, जैसे वो नीचे झुकेगा तो व्हील जो हैं वो भी नीचे की तरफ जाएंगे, मूव करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो कांटेक्ट है सरफेस के साथ, व्हील और उसका जो कांटेक्ट है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो जब कांटेक्ट व्हील का और सरफेस का आपस में ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे जो आपको फ्रिक्शन ऑफर्ड होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जितनी ज्यादा आपको फ्रिक्शन ऑफर्ड होगी उतना ही आपके लिए उस चीज से निकलना इजी हो जाएगा, गाड़ी के लिए वहां पे मूव करना इजी हो जाएगा। तो अगर हम 3 बंदे बिठा देंगे तो ये और ज्यादा उस बेहतर हो जाएगा उस मड से निकलने के लिए। तो ये इसका सिंपल सा रीजन है कि हम बेसिकली फ्रिक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं बिटवीन व्हील्स एंड द ग्राउंड एंड द सरफेस। तो उससे गाड़ी को ये फायदा होगा कि गाड़ी वहां से इजीली आउट हो जाएगी मड से। तो ये आपका सिंपल सा इसका आंसर था।